अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास कल का लेक्चर था उस पर हमने ऐसे किया था कि कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। कुछ फंक्शंस हमारे पास थे। पहला फंक्शन हमने ये लिया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो वो रीमान इंटेग्रेबल होगा, और उसको फिर हमने उसको प्रूव करके दिखाया था कि वो वाकई रीमान इंटेग्रेबल हो चुका था। और फिर हमने जो सेकंड फंक्शन हमने एग्जांपल ली थी वो हमने यूनिट स्टेप फंक्शन लिया था। इस स्टेप फंक्शन को भी हमने ये प्रूव करके दिखाया था कि वो भी रीमान इंटेग्रेबल है। और उसके बाद हमने थर्ड नंबर पर हमने ऐसा फंक्शन लिया था जो कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन था, मतलब जो हम डोमेन का एलिमेंट देते थे जो रेंज आती थी वो उसके बराबर आती थी। तो उसको भी हमने साबित कर दिया था कि वो भी एक रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। और उसके बाद हमने फोर्थ नंबर पर एक हमने ये फंक्शन डिफाइन करवाया था कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 0 1, जिसके एंड पॉइंट 0 और 1 है। और वो क्या है कि जब हम उसमें कोई वैल्यू ऐसी लें जो फ्रैक्शन के तौर पर लें, ठीक है, तो फिर अगर हम फ्रैक्शन के तौर पर ले तो वो सेम आती है वैल्यू, वहां पर फंक्शन एज आइडेंटिटी काम करता है। और इसके अलावा फ्रैक्शन के अलावा हम जो भी वैल्यू इस क्लोज इंटरवल में से ले लें वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो हमने इस को भी प्रूव करके दिखा दिया था कि ये भी हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल था। और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी रीमान इंटेग्रेबल को लेकर। एक हमारे पास ये फर्स्ट स्केलर प्रॉपर्टी थी। सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास सम ऑफ इंटेग्रल की प्रॉपर्टी थी। और तीसरा हमारे पास हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो, ठीक है, वो किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड हो, तो एक फंक्शन की रेंज अगर दूसरे फंक्शन की रेंज से कम है तो उनके जो इंटेग्रल रीमान इंटेग्रल होंगे वो भी इसी कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो इनको जो ये तीन के तीन ये जो ABC हैं, इन तीनों के तीनों जो प्रूफ थे वो आप लोगों को मैंने कल डिटेल से डिस्कस किए थे यहाँ पर। उम्मीद है कि आप लोगों को जो पीछे मैंने जो भी डिस्कस किया है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझे बता सकता है कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, मैं समझा देता हूँ। और अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप फिर रिप्लाई करें, मुझे बताएं, कोई मुझे ये बता दे कि हमें समझ आ गई है। चलो ठीक है, आज हम थ्योरम करेंगे। वो थ्योरम है बाउंडेडनेस थ्योरम। बाउंडेडनेस थ्योरम हमारे पास है। वो कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन सेट ऑफ आर रीमान इंटेग्रेबल में से लाई कर रहा है, मतलब ये है कि अगर वो सेट ऑफ आर रीमान इंटेग्रल में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है वो भी रीमान इंटेग्रेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन रीमान इंटेग्रल होगा फिर वो जरूर है कि वो बाउंडेड होगा इस इंटरवल पर। वो जिस इंटरवल ए बी पर डिफाइन करवाया गया उस पर वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो अब बात सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी देखते हैं कि बाउंडेड क्या चीज है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, आप लोगों को मैंने लोअर सम, अपर सम, इन्फीमम, सुप्रीमम, और मैंने आप लोगों को बाउंडेड सेट का भी आप लोगों को मैंने करवाया था। लेकिन आज जो हमारे पास चीज है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या के बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। पहले हमने बाउंडेड सेट की डेफिनेशन की थी। पहले हमने क्या है कि बाउंडेड सेट की डेफिनेशन की थी। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई कोई अगर हमारे पास एक सबसेट होता था सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है, तो हम ये कहते थे कि ये जो सेट है ये बाउंडेड होगा। ये सेट कब बाउंडेड होगा, ये सेट उस वक्त बाउंडेड होगा कि इसका अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, इस सेट का अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, उसको सपोज हम मान लेते हैं कि एक्स है,
कि एक्स जो है वो सेट, जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ, ये जो हमारे पास सेट एस है उससे बिलोंग कर रहा है एक्स। अगर ये जो हमारे पास सेट एस से एक्स बिलोंग कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, ये ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो स्मॉल एम से, ठीक है, जिसको हम इन्फिमम कहते हैं, और ये लेस देन और इक्वल हो कैपिटल एम से, वेयर ये जो हमारे पास स्मॉल एम है, ठीक है, इसको हम कहेंगे इन्फिमम, इन्फिमम, और ये जो हमारे पास ये कैपिटल एम है इसको हम कहेंगे सुप्रीमम, ये हमारे पास सुप्रीमम है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, और फॉर आर एक्स बिलोंग टू एस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, इस तरह। और जबकि ये जो हमारे पास ये स्मॉल एम और कैपिटल एम है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट आर के किसी एलिमेंट से बड़ा हो या इक्वल हो, और छोटा हो और इक्वल हो किसी दूसरे एलिमेंट से, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस, जो भी हमारे पास एस सेट है उसके सारे एलिमेंट्स अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएं, तो ये जो हमारे पास सेट एस है, इस सेट को, ये जो हमारे पास सेट एस है इसको हम बाउंडेड कहेंगे। ये हमारे पास बाउंडेड सबसेट किसका है? आर का है तो आर का, लेकिन ये बाउंडेड है आर, क्योंकि इसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका ये होता कि सिर्फ और सिर्फ ये इन्फिमम ही एग्जिस्ट कर जाता तो इसको हम फिर कहते हैं बाउंडेड बिलो, और अगर सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिमम नहीं कर रहा, फिर इसको कहेंगे बाउंडेड अबाव। लिहाजा ऐसा सेट जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबाव भी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ये कह सकते हैं कि वो बाउंडेड है। हमारे पास जो अब सेट है वो हमारे पास बाउंडेड सेट है, लेकिन हमने आज जिस टॉपिक की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है बाउंडेड फंक्शन। आज तक हम ये हमने देखा है कि कोई भी अगर सेट होगा वो बाउंडेड कैसे होगा, लेकिन हमने बाउंडेड फंक्शन नहीं देखा, उसकी डेफिनेशन नहीं की। आइए आज हम बाउंडेड फंक्शन की भी डेफिनेशन कर ही लेते हैं। बच्चों, आपको इस बात का पता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, आप लोगों को पहले भी मैंने फंक्शन को बताया था कि फंक्शन इज अ मशीन, ठीक है। फंक्शन एक मशीन है जो दी गई हर एक इनपुट पे हमें क्या है, कोई ना कोई आउटपुट देती है, अंडर अंडर द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, कि वो अपनी डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज देती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ पर डिफाइन करवाया गया है। ये हमारे पास फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन की डोमेन होती है, डोमेन में एक सेट होता है और रेंज में भी एक सेट होता है। अगर हम इसको एक्स का नाम दे दें, ठीक है, इस सेट को अगर हम वाई का नाम दे दें, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाती है, ये वाली। डोमेन हमेशा किसकी होती है? डोमेन हमेशा फंक्शन की ही होती है, ठीक है। और ये हमारे पास को डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगी। ये को डोमेन ऑफ फंक्शन है हमारे पास। अब बात ये है कि फंक्शन क्या होता है। आप लोगों में से क्या मुझे कोई फंक्शन की डेफिनेशन बता सकता है? कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? बच्चों, फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक मशीन है, ठीक है, वो दी गई इनपुट पर कोई ना कोई हमें आउटपुट देता है।
मैं अगर ये कह दूं कि अगर मेरे पास एक्स सेट है, एक्स अगर मेरे पास कोई एक सेट है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद है, वो मैं कह देता हूँ एक्स वन मौजूद है, एक्स टू मौजूद है, एक्स थ्री मौजूद है और एक्स फोर मौजूद है। मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास कोई सेट है, इसमें चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इधर देखता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास कोड डोमेन में सेट पड़ा है, अच्छा तो अब ये हमारे पास मैंने फोर एलिमेंट्स ले लिए हैं एक्स सेट के, और इधर मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर है वाई वन हो गया, वाई टू हो गया, वाई थ्री हो गया, वाई फोर हो गया। इसके मैं कहता हूँ कि इसके वाई फाइव, इसके फाइव एलिमेंट्स ले लेते हैं हमारे पास। वैसे आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास इसके फाइव एलिमेंट्स हैं। अब मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कोई भी डिफाइन करवाया जा सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर मैं फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करवाता कि अगर मेरे पास जो फंक्शन है वैसे डिफाइन करवा लेते हैं कि ये जो एफ है, एफ को मैं ये कह देता हूँ कि एफ अगर मेरे पास है टू एक्स, ठीक है, टू एक्स। जब हम ये जो फंक्शन है, ये जब फंक्शन हम ये पहले एलिमेंट पर डिफाइन करवाएंगे, तो ये जो फंक्शन होगा वो होगा एफ ऑफ, क्योंकि ये जो फंक्शन हमारे पास है ये एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। हम इसको अगर एफ ऑफ एक्स वन कहेंगे तो, सॉरी बच्चों यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर वन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब हम एफ ऑफ एक्स वन कहेंगे तो फिर एक्स की जगह एक्स वन आएगा, ये टू एक्स वन हो जाएगा। इसी तरह जब हम एफ ऑफ एक्स टू कहेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो वन है जब इस पर एफ अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर आकर कोड डोमेन में क्या हो जाएगा, वो वो कोड डोमेन में हो जाएगा। यहाँ पर वाई वन को अगर वो मैप कर रहा है तो वाई वन किसके बराबर होगा, वाई वन बराबर होगा टू एक्स वन के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं एक्स टू को मैप करवाऊं तो वो क्या होगा, वो होगा टू एक्स टू हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसी तरह इसके इमेजेस हमें मिलेंगे। ये जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है इसका भी कोई इमेज मिल गया है, ठीक है। अब बात ये है कि इसका हर एक फंक्शन वो होता है जो डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन कोई ना कोई हमें इमेज दे, ठीक है। पहले जो शर्त फंक्शन की है वो ये है कि उसको हम फंक्शन तभी मानेंगे अगर वो को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज हो। ये ना हो कि इन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर में से कोई एक एलिमेंट रह जाए, अगर एक एलिमेंट का भी वो इमेज नहीं देता तो उसको हम फंक्शन नहीं करते, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइन करवाया जाता है पूरी डोमेन पर डिफाइन करवाया जाता है। वो अलहदा बात है कि जो हमारे पास को डोमेन है उसमें से कुछ एलिमेंट्स बच जाए तो वो अलहदा बात है, लेकिन डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए वो बिजी ना हो। तो पहली तो शर्त ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट होंगे इसके कोड डोमेन के वो बिजी होंगे, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज इधर कोड डोमेन में होगा। और सेकंड बात ये है कि ये जो हमारे पास कोड डोमेन है, ये जो हमारे पास ये वाले जो कोड डोमेन है इसके हर एक एलिमेंट के लिए जो वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर हमारे पास कोड डोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का क्या मतलब है, यूनिक इमेज का मतलब ये है कि इसका एक इमेज होना चाहिए। ये ना हो कि एक्स वन का वाई वन भी इमेज है और इसका वाई फाइव भी इमेज बना खड़ा है। अगर एक एलिमेंट के दो इमेज हमारे पास आ रहे हैं तो फिर हम इसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करवा लूं, मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास, पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसकी दो शर्त होती है फंक्शन की। पहली शर्त, उस फंक्शन उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, एफ मस्ट हैव एन
image of every element of domain of function in कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ के हर एक जो हमारे पास डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके हर एक का कोई ना कोई इमेज को डोमेन में जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका एक भी एलिमेंट का अगर हमें इमेज नहीं मिलता फिर हम उसको क्या है कि फिर हम उसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। और सेकंड जो शर्त है वो ये है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, मतलब जो भी हमारे पास इमेज है, जो भी मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं एक्स सेट के, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली यूनिक, यूनिक का मतलब है सिर्फ एक, ओनली यूनिक इमेज इन वाई, वाई में उसका क्या होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होने चाहिए। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि हम ये फंक्शन की डेफिनेशन कर सकते हैं कि फंक्शन इज अ रूल। हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक रूल है, एक तरीका है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट्स को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट पर यूनिकली मैप करवाता है। मैप का मतलब है कि उसके इमेजेस देता है। अब एक यहाँ पर बात आती है डोमेन की, डोमेन में तो ये सारा का सारा सेट होगा ये है, और को डोमेन में भी ये सारा का सारा वाई सेट होगा। लेकिन जो रेंज होती है, रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं जो फंक्शन के एलिमेंट्स के इमेज बन रहे हैं, मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स ले उसके जो इमेजेस बने, जो इमेजेस का सेट होता है वो क्या कहलाता है, वो रेंज कहलाता है। तो अब ये देखें कि जो हमने ये फंक्शन बनाया था उस फंक्शन की जो रेंज आ रही है, उस फंक्शन की जो रेंज आ रही है उसमें क्या था, उसमें y1 था, y2 था, y3 था और इसमें हमारे पास y4 भी था। तो ये तो हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन होती है। तो बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि कभी कभी ये जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है ये कभी कभी जो हमारे पास को डोमेन ऑफ फंक्शन होती है उसके बराबर भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। वो कब होगा, वो तब होगा जब इसके एलिमेंट्स एक्स जो है और जो वाई सेट है उसके एलिमेंट्स दोनों के दोनों क्या होंगे, एक तो बात ये वो सेम होंगे, मतलब तादाद में सेम होंगे, तादाद जितने उसके एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स इसके होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का तो हमने यूनिक इमेज लेना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए ये सारे के सारे क्या होंगे, इमेज में शामिल हो जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे कि फिर हम इसको कहेंगे कि रेंज क्या कोडोमेन के बराबर आ चुकी है। अदरवाइज जरूरी नहीं कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो अब बात हमने तो अभी फंक्शन की बात की है। ठीक है, अभी तो हमने बाउंडेड फंक्शन की बात करनी है। हमने बाउंडेड सेट तक की बात तो की है लेकिन हमने अभी तक बाउंडेड फंक्शन की बात ही नहीं की। अब हम बात करते हैं कि बाउंडेड फंक्शन के व्हाट इज द बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। अब मैंने आपको रेंज का बता दिया कि रेंज क्या होती है, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपको मैंने ये बताना है कि वो फंक्शन बाउंडेड कब होगा। क्या फंक्शन बाउंडेड कब होगा, बाउंडेड फंक्शन की अगर हम बात करें बाउंडेड फंक्शन कब होगा, बाउंडेड फंक्शन वो होगा आ फंक्शन
पहली तो बात है कि उसको डिफाइन करवाया जाता है। आ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट, ऑन आ सेट, या फिर ऑन एन इंटरवल की बात करें, ऑन एन इंटरवल आई, ऑन एन इंटरवल आई। आ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी का, ठीक है। आ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बाउंडेड, कि ये इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन है। कब कहेंगे? सेट को तो हमने बाउंडेड कह दिया था, अब फंक्शन को कब कहेंगे? फंक्शन को हम बाउंडेड तब कहेंगे इफ ये जो रेंज होगी फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड। अब रेंज ऑफ फंक्शन कब बाउंडेड होगी? अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, ये जो हमारे पास इसकी रेंज, रेंज भी तो एक सेट ही है ना, ये एक ऐसा सेट बनेगा जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू किसी नंबर से होगा और लेस देन और इक्वल टू किसी नंबर से होगा। जबकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो कैपिटल एम है वो सुप्रीमम कहलाता है, और जो स्मॉल एम है वो क्या कहलाता है? इन्फीमम कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये एक बाउंडेड फंक्शन। लेकिन बच्चों आज हमने करना है थ्योरम जो कि बाउंडेड फंक्शन पर कंसिस्ट करता है, कि हमने ये आज बताना है कि ये अगर कोई भी फंक्शन है, अगर वो रिमान इंटेग्रेबल है तो वो जरूरी होगा कि वो बाउंडेड भी होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है किसी दी गए डोमेन पर, तो फिर वो क्या होगा कि उस डोमेन पर वो क्या होगा? बाउंडेड होगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको उलट सपोज करते हैं, ठीक है। उलट सपोज हम क्या करेंगे, इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से हम ये कहेंगे, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एफ क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि अनबाउंडेड है। ये लिखा हुआ है अज्यूम दैट एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल ए बी है जिस पर वो फंक्शन डिफाइन करवाया गया है, जिस पर वो फंक्शन डिफाइन करवाया गया है कि हमारे पास ये एक क्लोज इंटरवल थी ए बी, इस पर हमने क्या किया? फंक्शन डिफाइन करवाया, ठीक है। वो फंक्शन जो है उस पर जब डिफाइन होगा तो वो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिन पर उसकी वैल्यू जो है वो अनबाउंडेड आएगी। मतलब जो रेंज होगी फंक्शन की वो क्या होगी? अनबाउंडेड आएगी। मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी या पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। इन्फिनिटी तो हम ये कहते हैं कि सेट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अगर तो इसकी रेंज इनफाइनाइट आ जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? अनबाउंडेड कहेंगे। जबकि हम शुरू से सपोज कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास है, ये जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। जब ये क्लोज इंटरवल ए बी पर अनबाउंडेड है तो हम ये कहेंगे कि ये है अनबाउंडेड, लेकिन हम इसको रिमान इंटेग्रेबल भी मानकर चलेंगे। अगर ये रिमान इंटेग्रेबल है, आपको रिमान इंटेग्रल की इंटेग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन का अच्छे से पता है कि अगर हम उस फंक्शन का पूरा सम ले लें और एक नंबर एल जो है वो क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, तो उनका इस सम और उसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ है। एप्सिलॉन को जो हमने सपोज किया है वो हमने 1 सपोज किया है। आप एप्सिलॉन को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, आप 3 4 5 7 8 जो भी रख लें, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 रखा हुआ है, ठीक है। ये थ्योरम में उन्होंने खुद 1 रखा है। तो फिर जो हमने सम की जितनी भी हमने सब इंटरवल बनाई उसमें से जितनी भी लेंथ होंगी सब इंटरवल की, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो लेस देन डेल्टा होती है, ठीक है। और फंक्शन जो डिफाइन करवाया गया क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन करवाया गया है, और डेल जो हमने सपोज किया वो ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 वो हमने 1 सपोज कर लिया है। ये तो हमने ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन
जो हमारे पास उसकी डेफिनेशन के मुताबिक लिख लिया, ठीक है। जब हमने उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला लिख लिया, ठीक है, तो बच्चों फिर हम ऐसे करेंगे, ये कैसे आया, ठीक है, ये अब इसका सम जो है वो लेस देन एल का मोड प्लस 1 से आ गया, लेकिन इसको हल जो किया हुआ है यूं किया हुआ है कि इस पर अगर हम एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर हो, अगर आपके पास क्या हो, दो नंबर हो, अगर आपके पास दो नंबर हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक एक्स है, ठीक है, ये कोई रियल नंबर है, इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट ले लूँ, माइनस वाई कोई रियल नंबर है, अगर इसकी कोई एब्सोल्यूट ले लूँ, फिर इन दोनों का मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर एब्सोल्यूट ले लूँ, तो ये जो है ये हमेशा होगा लेस देन, ठीक है, ये जो हमारे पास ये है ये लेस देन किससे होगा, ये लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स माइनस वाई से। मतलब अगर हम ये यहाँ पर अगर हम एक्स यहाँ पर जो है हमने ये एक्स का भी एब्सोल्यूट ले लिया है और वाई का भी एब्सोल्यूट ले लिया है, फिर इन दोनों का हमने क्या लिया है, इकट्ठा होल एब्सोल्यूट ले लिया है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पर देखो तो अगर आप यहाँ पर और देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह सम पड़ा है और वाई की जगह हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पर एल पड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या यूं नहीं कर सकते, हम यूं नहीं कर सकते कि अगर ये तो हमारे पास ये एक्स की जगह ये वाई की जगह है, तो ये सारा का सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू था किससे, इसके एब्सोल्यूट माइनस इसके एब्सोल्यूट से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम का एब्सोल्यूट ये सम का एब्सोल्यूट माइनस एल का एब्सोल्यूट लिमिट इसके इंटीग्रल का एब्सोल्यूट, ठीक है, इस पूरे का जो एब्सोल्यूट है वो है लेस देन और इक्वल टू इस चीज से, इस चीज से लेस देन और इक्वल टू है। मतलब ये होगा यहाँ पर सम ऑफ फंक्शन एफ करेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट माइनस एल, ये इससे लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, और बाकी बात हमें ये पता है कि ये भी लेस देन 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये लेस देन 1 है। हम जो प्रॉपर्टी हमारे पास जो नीचे मैंने लिखी है इसको मैंने यूज किया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और एक और प्रॉपर्टी है वो आपको, अच्छा, तो जब ये बीच में पड़ा है ये वाला जो है, ये वाली जो चीज है ये है, ठीक है, ये यहाँ तक, अगर हम इसको खत्म कर दें, मतलब ये है कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू ये एल ही आ चुकी है ना, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इसको अगर हम खत्म कर दें यहाँ से, तो इसको फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये होगी लेस देन और इक्वल टू एल हो जाएगी यहाँ पे। और एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर एब्सोल्यूट किसी वैल्यूज वैल्यू है ना एब्सोल्यूट उसका है, अगर वो किसी नंबर से क्या है, अगर वो किसी नंबर से लेस देन है, मैं कहता हूँ कि वो ए से लेस देन है, तो फिर हम एब्सोल्यूट को हटा कर लेस देन वो नंबर लिख देते हैं और ग्रेटर देन उस नंबर का माइनस लिख देते हैं, ये नंबर इसमें लाई कर जाता है इस नेबरहुड में। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं अब ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू पड़ी है एब्सोल्यूट में, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर मैं एब्सोल्यूट के बगैर लिखना चाहूँ, सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी, ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया है माइनस
इसका एब्सोल्यूट है माइनस एल का एब्सोल्यूट है। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो मैं एब्सोल्यूट के बगैर लिख रहा हूँ। ये लेस देन और इक्वल टू एल हो जाएगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एल हो जाएगी, माइनस एल हो जाएगी ये वाली। जब मैं इसको यूं लिख रहा हूं तो ये जो हमारे पास एल है, ठीक है, ये जो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला। और ये जो हमारे पास एल है, अगर हम तीनों, ये जो एल का एब्सोल्यूट है, अगर हम इन तीनों वैल्यू, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू के दरमियान ये तीनों जो हमारे पास टर्म्स है, अगर तीनों टर्म्स में हम एल का मोड अगर प्लस कर लें तो हम ये हमारे पास हासिल होगा एल का मोड एक बार रुके, ये हमारे पास एल था, एल मैंने कौन सी मिस्टेक कर दी इसमें से, ये तो एल था और ये लेस देन एल नहीं था, ये यहाँ पर लेस देन वन था, ठीक है। जहां पर मैं एल लिखा ना मैंने, वहां पर हमने वन लिखना है। ये पॉजिटिव वन हो गया और ये नेगेटिव वन हो गया। और जब हम ये जो एल का मोड है तीनों टर्म में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एल का मोड माइनस वन विच इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये वैसे खत्म हो जाएगा। तो इसको फिर हम यूं लिखेंगे कि ये हो गया सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी, पी डॉट, और ये होगा लेस देन और इक्वल टू, इधर हो जाएगा एल का मोड प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर। और अब मैं ये नीचे वाला है इसको मैं मिटा रहा हूँ। और अब आप ये यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने ये जो यहाँ से आप ये जो इक्वल टू की वैल्यू भी मिटा दें, क्योंकि लेस देन ये वन था तो फिर हमने उसी की मुनासबत से इक्वल टू की भी वैल्यू वो क्या है कि वो साइन हटा दिया है, सिर्फ लेस देन है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो उन्होंने ये जो ये चीज लिखी हुई है, ये चीज उन्होंने, ये जो हमारे पास राइट इंक्लूजन ये वाली लिखी हुई है, उन्होंने ये चीज यहाँ पर लिख दी है कि ये जो हमारे पास सम होगा ना वो लेस देन एल का हमारे पास मोड है और प्लस वन हमारे पास है, कि वो इस चीज के क्या होगा वो, ये उन्होंने उसमें से क्या किया है कि जो हमारे पास राइट इंक्लूजन थी उन्होंने वो यहाँ पर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि एक इसमें से पार्टीशन उठाएंगे, ये जो हमारे पास क्लोज, अब इसको मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, इसको मैं वैसे मिटा रहा हूँ। अब बात ये है कि हमने इसमें से एक पार्टीशन उठानी है जिसको मैं क्यू का नाम देता हूँ। हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है वो हमारे पास ए बी, उसकी पार्टीशन करेंगे, उसके जो सब इंटरवल होंगे वो इस टाइप के होंगे। और जो आई है यहाँ पर आई आना है, आई वेरीज करेगा वन टू लेकर एन तक। बी आ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई डेल ऐसा सपोज कर लें कि इसकी जितनी भी लेंथ हैं, सबसे बड़ी लेंथ भी अगर डेल से कम हो, ग्रेटर देन जीरो हो हमारे पास डेल, ठीक है। तो सिंस एफ जो है एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि जो हमने ये सपोज किया वो बाउंडेड नहीं है फंक्शन, शुरू से हम ये सपोज कर चुके हैं कि वो अनबाउंडेड है, तो इज नॉट बाउंडेड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सब इंटरवल इन। जब हमने ये इसकी पार्टीशन कर ली है, मैं अगर बच्चों आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं तो हमारे पास चलो यहीं पर बना लेते हैं कि हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक सेट ऑफ रियल नंबर था यहाँ पर, उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें एक पार्टीशन ली थी,
एक क्लोज इंटरवल ली थी, वो थी ए बी। और अब हमने उसके पार्टीशन बना लिए। जब हमने उसकी पार्टीशन बना ली है तो उसको हम पार्टीशन क्यू का नेम दे दिया है। जब हमने उसको क्यू क्यू का नेम दे दिया तो उसकी छोटी छोटी सब इंटरवल थी, ठीक है। सब इंटरवल उसकी थी। इसको हम अगर दे दें एक्स नॉट का नेम, x1 x2 सोन टू क्या है कि यहाँ पर कुछ आएगा एक्स के -1 आएगा, फिर एक्स के आएगा यहाँ पर, फिर सोन टू चलते 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 आखिर पे क्या आएगा, एक्स एन आ जाएगा, ठीक है। एक्स एन जिसको हम बी का नाम दिया है। इस तरह की क्या क्या पार्टीशन। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड है, फंक्शन डिफाइन करवाया जाएगा इसके टैग पॉइंट पर। टैग पॉइंट कहाँ से लिए जाएंगे, टैग पॉइंट यूं है कि इस पहले का टैग पॉइंट इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर। इस तरह के क्या होंगे, टैग पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, उनके टैग पॉइंट्स होंगे। तो उन पर फंक्शन डिफाइन करवाया जाएगा। अब फंक्शन जो है हमारे पास अनबाउंडेड है। हमें इतना कुछ जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही है, कुछ फंक्शन पर तो बाउंडेड आ रही है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिन पर वैल्यूज की बाउंडेड नहीं आ रही, वो अनबाउंडेड वैल्यू रेंज उसकी अनबाउंडेड आ रही है। हम ये कहते हैं कि जितने भी पॉइंट्स है जिस पर इसकी वैल्यू अनबाउंडेड आ रही है, उनमें कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा कि जिस पर इसकी अनबाउंडेड ज्यादा ना हो, कम से कम एक पॉइंट तो होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू अनबाउंडेड आ रही है, तभी तुम फंक्शन को अनबाउंडेड कहे जा रहे हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि उसके लिए हम एक इंटरवल चूज करेंगे। इमेजिन करेंगे कि इसमें कम से कम एक इंटरवल ऐसी होगी जिसका टैग पॉइंट लें, तो उस पर जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएं, इस एक्स पर जब हम फंक्शन डिफाइन कराएं, इसको हम केथ इंटरवल का नाम दे सकते हैं। इसको हम एक्स के नाम देंगे इस पॉइंट को। जब हम इस पर जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है, तो जो उसकी रेंज होगी, ठीक है, वो